हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक और नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रमुख गवर्नरों और उनके द्वारा किस तरीके से भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार किया गया था उसके बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अभी तक जो है मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इस सीरीज़ में क्या क्या कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो मैंने बंगाल विजय तक करवा दिया था कि किस तरीके से अंग्रेज जो हैं वो बंगाल पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं, यानी कि वो बंगाल में जो दो युद्ध हुए थे उनके द्वारा किए गए थे, जो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, उसके द्वारा अंग्रेज जो हैं वो बंगाल में अब एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आने लगे थे। तो इस टाइम पर अब वो जो है वो बंगाल में शासन करना शुरू कर देते हैं। तो वो अपने कुछ गवर्नरों को भी यहाँ पर नियुक्त करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें पहले बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, फिर बाद में चलकर उन्हें पूरे भारत का गवर्नर बना दिया गया था। तो वो किस एक्ट के तहत हुआ था ये भी आप लोगों को आगे वाले वीडियोस में पता चलेंगे, जब मैं आप लोगों को संवैधानिक विकास करवाऊंगी। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को गवर्नर्स के बारे में करवाने वाली हूँ। तो इसके पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो वाले वीडियोस जाकर ज़रूर देखिएगा। उनका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो उनके लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विद लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले गवर्नर के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इस टाइम पर हमें कौन कौन से गवर्नर जो हैं वो देखने को मिले थे। यानी कि अगर हम लोग बात करें, जब अंग्रेज जो हैं वो भारत में शासन करने लगते हैं तो उस टाइम सबसे पहले हमें रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल के गवर्नर के रूप में दिखाई देता है। तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 2 बार रहता है, यानी कि ये जो है वो 2 बार बंगाल का गवर्नर बनता है। एक तो प्लासी के युद्ध के टाइम पर, यानी कि 1757 से लेकर 1760 के टाइम पर, तो तब ये अंग्रेज़ों का गवर्नर रहता है। उसके बाद फिर जब अंग्रेज जो है बक्सर के युद्ध के बाद एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में बंगाल में स्थापित हो जाते हैं, तब फिर से रॉबर्ट क्लाइव को ही बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। और उस टाइम जो है ये जो रहता है वो 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक रहता है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, रॉबर्ट क्लाइव को ही हम लोग कहें अगर बंगाल में या फिर भारत में अंग्रेज़ों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा जाता है। तो आप लोग रॉबर्ट क्लाइव का नाम याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर हमें दूसरा जो गवर्नर देखने को मिलता है उसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, इनके बीच में भी और कई सारे गवर्नर्स आए, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ जो इम्पोर्टेंट गवर्नर रहे हैं, जिन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं या फिर जिनकी कुछ ऐसी नीतियाँ हैं जिसकी वजह से वो फेमस हुए हैं, तो उनके बारे में ही डिटेल में करवाऊंगी। तो आज मैं जो है वो आप लोगों को सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव के बारे में करवाऊंगी आगे इसी वीडियो में कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या क्या काम किए थे। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और दूसरे गवर्नर्स के बारे में करवाऊंगी। तो हम लोग अगर वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, इसके टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक देखने को मिलता है। तो दूसरा आप लोग वॉरेन हेस्टिंग का नाम याद रख सकते हैं। वॉरेन हेस्टिंग जो है ये जो है वो हम लोग अगर बात करें 1772 से अंग्रेज जो है वो बंगाल पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से जब अंग्रेज जो है वो बंगाल में स्थापित हो जाते हैं, उसके बाद प्रथम गवर्नर देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो अंग्रेज़ों का गवर्नर था, लेकिन उस टाइम पर अंग्रेज जो है वो एक प्रत्यक्ष रूप से हम लोग कहें शासन नहीं कर रहे थे भारत पर, इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेज़ों के संस्थापक के रूप में देखा जाता है। जबकि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था उसका नाम वॉरेन हेस्टिंग था, जब अंग्रेज जो है वो बंगाल पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करना शुरू कर देते हैं। तो अगर क्वेश्चन कहीं पर आए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था तो उसका नाम आप लोग वॉरेन हेस्टिंग्स याद रखिएगा। उसके बाद फिर हमें कॉर्नवालिस देखने को मिलता है, जो कि 1786 से लेकर 1793 तक रहता है। कॉर्नवालिस के द्वारा कई सारे काम किए गए थे जो मैं आप लोगों को आगे के वीडियोस में करवाऊंगी। कॉर्नवालिस जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है सिविल सर्विस परीक्षा की शुरुआत के लिए। आप लोग जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम जो है
भारत में इसकी शुरुआत कॉर्नवालिस के द्वारा ही की गई थी, तो इस वजह से आप लोग कॉर्नवालिस का नाम ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा कॉर्नवालिस जो है वो लैंड सेटलमेंट यानी कि जो भू राजस्व व्यवस्था, उसमें भी अगर हम लोग बात करें तो जो स्थायी बंदोबस्त वाली व्यवस्था थी वो भी कॉर्नवालिस के द्वारा ही शुरू की गई थी। तो वो मैं आप लोगों को आगे के वीडियोज़ में जब आर्थिक नीतियाँ करवाऊँगी अंग्रेज़ों की उस टाइम पर बताऊँगी। उसके बाद फिर हम लोग वेलेज़ली को देखेंगे। वेलेज़ली जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। वेलेज़ली किस लिए फेमस है ये आप लोगों को पता ही होगा। वेलेज़ली सहायक संधि के लिए फेमस माना जाता है। तो हम लोग वेलेज़ली की सहायक संधि की नीति भी देखेंगे आगे के वीडियोज़ में। तो ये जो है वो 1798 से लेकर ये यहाँ पर आई थिंक 1813 होगा, तो ये आप लोग सही कर लीजिएगा। 1798 से लेकर 1813 तक हमें ये देखने को मिलता है, या फिर मैं आप लोगों को आगे के वीडियो में इसका करेक्शन करके बता दूंगी कि यहाँ पर क्या आएगा। ये आप लोग इसको थोड़ा अभी छोड़ दीजिएगा, मैं आगे की वीडियो में बता दूंगी कि इसका सही आंसर क्या है। उसके बाद फिर हम लोग अगर बात करें तो हमें लॉर्ड हेस्टिंग देखने को मिलता है 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक। उसके बाद फिर हमें विलियम बेंटिक देखने को मिलता है जो 1828 से लेकर 1835 तक रहता है। उसके बाद फिर हमें लॉर्ड डलहौजी देखने को मिलता है जो 1848 से लेकर 1856 तक देखने को मिलता है। लॉर्ड डलहौजी अपनी हड़प नीति, या फिर अगर हम लोग बात करें इसे व्यवगत का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। और ऐसा भी कहा जाता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी लॉर्ड डलहौजी उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। उसने इस तरीके की नीतियाँ अपनाई थी जिसकी वजह से जो भी हमारे हम लोग कहें भारतीय जो राजा हुआ करते थे या फिर जो भी वहाँ पर लोग हुआ करते थे उन्होंने क्रांति करना शुरू कर दिया। तो डलहौजी के बारे में भी हम लोग आगे के वीडियोज़ में ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ तक यानी कि 1857 की क्रांति तक जितने भी प्रमुख गवर्नर रहे हैं जिन्होंने कुछ ऐसी नीतियाँ अपनाई हैं उन सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए, किस तरीके से इन्होंने भारत में अपने साम्राज्य का या फिर अगर हम लोग कहें जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका विस्तार किया है। तो आज हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देखेंगे, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी जानने से पहले मैं एक वर्ड के बारे में आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ जिसे हम लोग द्वैध शासन या फिर डुअल गवर्नमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये जो सिस्टम है वो हमें प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में देखने को मिल रहा था। तो ये क्या है आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में अवेयर हो जाइए, क्योंकि कहीं पर भी अगर ये शब्द आए तो आप लोग इससे समझ सके कि ये जो शब्द है वो किस तरीके का शब्द है और कहाँ पर यूज़ किया गया है। तो अगर हम लोग बात करें द्वैध शासन शब्द के बारे में तो इसके जो हमें देखने को मिलता है वो 1765 से लेकर 1772 के बीच में, यानी कि जब हम लोग बात करें बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, उसके बाद अंग्रेज जो है वो बंगाल पर शासन करना शुरू कर देते हैं अप्रत्यक्ष रूप में। तो उसके बाद फिर हमें वहाँ पर ये जो द्वैध शासन शब्द है इसका प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि इस टाइम पीरियड में 1765 से लेकर 1772 के बीच में बंगाल में जिस तरीके की शासन व्यवस्था चल रही थी उसके लिए द्वैध शासन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसकी जो शुरुआत है अगर हम लोग बात करें तो वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो इस टाइम पर उसकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली थी हमें बक्सर के युद्ध में भी, प्लासी के युद्ध में भी, और उसके बाद वहाँ पर यानी कि बंगाल पर किस तरीके से शासन करना है ये सारी योजना जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही बनाई गई थी। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो लेकर लाया गया था। अब ये सिस्टम था क्या, तो अगर मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताऊं तो ये था कि बंगाल में हमें दोनों तरीके की गवर्नमेंट देखने को मिल रही थी। एक जो गवर्नमेंट थी वो नवाब का था, यानी कि राजा जो था जनता को दिखाने के लिए जो राजा था वो था नवाब, जिसे अंग्रेज जो है वो कठपुतली नवाब बनाकर रखे हुए थे, यानी कि सिर्फ नाम मात्र का राजा उसे बनाया हुआ था। वास्तव में जो शासन कर रहे थे वो अंग्रेज कर रहे थे, क्योंकि राजा जो है वो मजबूर था अंग्रेजों के अकॉर्डिंग काम करने के लिए। वो सिर्फ दिखावे के लिए राजा था, लेकिन उसे अंग्रेज़ों की नीतियों के अकॉर्डिंग ही कार्य करना पड़ रहा था। तो इस तरीके से वहाँ पर दो गवर्नमेंट देखने को मिल रही थी। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम का मतलब ही ये है कि दो, डुअल का मतलब हुआ दो, तो वहाँ पर हमें जो है वो दो तरीके की गवर्नमेंट देखने को मिल रही थी। एक तो दिखावे की गवर्नमेंट जो कि नवाब था, यानी कि जो राजा था वहाँ का बंगाल का, और दूसरा जो वास्तविक रूप में अप्रत्यक्ष तरीके से शासन कर रहे थे वो थे अंग्रेज। तो इसी के संदर्भ में डुअल गवर्नमेंट शब्द जो है इसका प्रयोग किया गया है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें
तो बंगाल में जो नवाब था उसके पास प्रशासनिक अधिकार थे, जबकि जो दीवानी अधिकार हुआ करते थे, यानी कि जो भी राजस्व है, टैक्स वगैरह है, रेवेन्यू है, इन सब का अधिकार जो था वो अंग्रेज़ों के पास था। तो इसीलिए वहाँ पर जो है हमें दो तरीके की गवर्नमेंट देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर हम लोग इसमें नवाब के बारे में बात करें तो नवाब के पास प्रशासनिक अधिकारी भी नाम मात्र के लिए ही थे, क्योंकि अगर हम लोग बात करें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बक्सर के युद्ध में करवाया था कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ जो है वो बंगाल के नवाब के साथ ये समझौता करते हैं, ये संधि करते हैं कि बंगाल में प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन के लिए अंग्रेज़ जो हैं वो एक नायब सूबेदार या फिर रेजिडेंट की नियुक्ति करेंगे, और जो बंगाल का नवाब होगा उसे उस रेजिडेंट की सलाह के अकॉर्डिंग ही कोई भी प्रशासनिक कार्य है या प्रशासनिक गतिविधियां हैं वो करनी पड़ेंगी। तो एक तरीके से अगर हम लोग बात करें कि तो नवाब के पास प्रशासनिक अधिकार भी केवल नाम मात्र के लिए ही थे। असल में तो जो रेजिडेंट हुआ करता था वो ही सारे काम किया करता था, राजा को तो बस सहमति देनी पड़ती थी, वो भी मजबूरी में उसको अंग्रेज़ों के जो भी समर्थन में ही सहमति देनी पड़ती थी। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से ही सही अंग्रेज जो है वहाँ पर शासन कर रहे थे। उसके बाद फिर ये जो सिस्टम है वो 1772 में ख़त्म हो जाता है, जब वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल का गवर्नर बनकर आता है, तो वो इसे ख़त्म कर देता है। और अब जो है यानी कि 1772 से अंग्रेज बंगाल पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अंग्रेज़ों ने स्टार्टिंग से ही, यानी कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था या फिर प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद से ही उन्होंने प्रत्यक्ष शासन या फिर जो डायरेक्ट वहाँ पर शासन करना शुरू क्यों नहीं किया था, और ये डुअल गवर्नमेंट सिस्टम वो लोग क्यों लेकर आए थे। तो इसके कुछ प्रमुख कारण ये माने जाते हैं कि अंग्रेज़ जो हैं उन्हें पूरा अनुभव नहीं था, या फिर अगर हम लोग कहें उन्हें एक्सपीरियंस ही नहीं था कि भारत में किस तरीके से शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, किस तरीके से वहाँ पर राज्य का जो सिस्टम होता है वो संभाला जाता है। तो इसलिए वो चाह रहे थे कि जो वहाँ का नवाब है उसको ही कठपुतली नवाब बनाया जाए और उसको हम लोग जो है अपने अकॉर्डिंग चलाएं, जिससे हम लोग भी ये सीख सकेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से राज्य का संचालन किया जाता है, किस तरीके से सारे कार्य किए जाते हैं। और जब वो सीख गए थे तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शासन करना शुरू कर दिया। दूसरा रीज़न ये बताया जाता है कि अंग्रेज़ जो है उनको इस बात का डर था कि अगर हम लोग यहाँ के नवाब को हटाकर डायरेक्ट शासन करना शुरू कर देंगे तो कहीं यहाँ की जो जनता है वो मिलकर हमारा विरोध करना शुरू ना कर दे। तो इस बात का भी अंग्रेज़ों को डर था। दूसरा, अंग्रेज़ों को ये भी डर था कि अगर वो लोग यहाँ पर डायरेक्ट शासन करना शुरू कर देंगे तो आसपास के जो अन्य राज्य हैं कहीं वो एकजुट होकर या फिर यहाँ का जो नवाब है वो अन्य राज्यों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू ना कर दे। तीसरा रीज़न ये माना जाता है कि जो अन्य विदेशी कंपनियाँ थीं भारत में उस टाइम पर, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह शुरू करना ना कर दे। तो ये कुछ प्रमुख डर जो हैं वो अंग्रेज़ों को बने हुए थे। इसी वजह से उन्होंने स्टार्टिंग में बंगाल पर डायरेक्ट शासन नहीं किया। उन्होंने पहले ये डुअल गवर्नमेंट सिस्टम के थ्रू वहाँ पर शासन करना शुरू किया और जो नवाब हुआ करता था उसे कठपुतली नवाब बनाकर रखा। और जब उन्हें लगा कि अब उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई है, अब वो सही तरीके से उनको एक्सपीरियंस भी हो गया है कि यहाँ पर किस तरीके से काम करना है, किस तरीके की जनता है, किस तरीके से राज्य का संचालन किया जाता है, तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शासन करना शुरू कर दिया। तो आप लोग इस डुअल गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में भी ज़रूर याद रखिएगा और रीजन्स भी याद रखिएगा कि इसे क्यों स्टार्ट किया गया था। अब हम लोग चलिए रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात कर लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में, जैसा कि मैंने बताया, रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में संस्थापक के रूप में माना जाता है। उसके बाद जब अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से शासन करना शुरू कर देते हैं तो बंगाल का जो पहला गवर्नर बनता है उसका नाम वॉरेन हेस्टिंग था, तो उसका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है इसकी हम बात करें अगर, तो जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये मैं करवा चुकी हूँ। और ये भी बताइएगा कि ये वाला जो युद्ध हुआ था यानी कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध वो किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। वैसे तो मैंने 3 युद्ध करवाए थे, तो अगर आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो तीनों युद्धों की
तीनों युद्ध जो हैं वो कब हुए थे, यानी कि उनका टाइम पीरियड क्या था और उन्हें किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया था, इसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो अब हम लोग बात करें द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी जो दल था या फिर फ्रांसीसी जो कंपनी थी उसको पराजित करने में रॉबर्ट क्लाइव जो है उसकी हमें एक महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है और उस टाइम पर इसने अंग्रेज़ों को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद फिर हम लोग अगर बात करें जनवरी 1757 में कलकत्ता पर दोबारा नियंत्रण स्थापित करने में भी क्लाइव की हमें महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने बताया था, जो बंगाल का उस टाइम पर नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला, उसने अंग्रेज़ों से जो कलकत्ता का क्षेत्र था वो छीन लिया था और वहाँ पर हम लोग कहें अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। लेकिन अंग्रेज़ जो हैं वो दोबारा से कलकत्ता पर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं और नवाब को उस टाइम पर हार माननी पड़ती है। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने किस तरीके से प्लासी के युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब मैंने प्लासी का युद्ध करवाया था तब ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताई थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्लासी के युद्ध के टाइम पर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र में भी इसकी हमें महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने प्लासी के युद्ध के टाइम पर भी बताया था कि किस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव जो है वो नवाब के सहयोगी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मीर जाफ़र है, उसके अलावा जो मानिक चंद्र है, अमीर चंद्र है, इन सब के साथ मिलकर नवाब को हराने के लिए षड्यंत्र रचा था। तो यहाँ पर भी हमें रॉबर्ट क्लाइव की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली थी। उसके बाद प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों का नेतृत्व तथा उसके पश्चात बंगाल में अंग्रेज़ों की रणनीति के निर्धारण में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने अभी बताया डुअल गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में, तो जब अंग्रेज़ों ने प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में शासन करना शुरू कर दिया था तो ये सारी योजना रॉबर्ट क्लाइव की ही थी कि किस तरीके से हमें वहाँ पर शासन करना है, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम के थ्रू, यानी कि अप्रत्यक्ष तरीके से किस तरीके से शासन करना है। ये सारी जो चीज़ें हैं, या फिर बक्सर के युद्ध के बाद जो रेजिडेंट की नियुक्ति की गई थी, तो ये सारी जो योजनाएँ हैं वो हमें रॉबर्ट क्लाइव के ही देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तृतीय कर्नाटक युद्ध में बंगाल के संसाधनों का उपयोग रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही किया गया था, यानी कि जो तीसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ था तब तक प्लासी का युद्ध हो चुका था। तो इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत ही हम लोग कहें अपनी चालाकी से बंगाल के जो संसाधन हैं उनका ही उपयोग किया था उस युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित करने के लिए। तो इस तरीके से भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से अंग्रेज जो हैं उन्होंने हमारे ही देश के संसाधनों का उपयोग करके अपने जो दुश्मन थे उनको पराजित किया था। तो यहाँ पर भी हमें रॉबर्ट क्लाइव की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली थी। इसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव को फिर से बंगाल का गवर्नर बनाया गया और अन्य राज्यों जैसे कि अवध, मुगल शासक आदि से संधि करने में भी रॉबर्ट क्लाइव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इन सब कारणों की वजह से ही रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उसने पूरी इस तरीके की योजना बनाई थी, इस तरीके की प्लानिंग की थी कि किस तरीके से भारत पर शासन करना है, इनडायरेक्ट तरीके से शासन करना है, फिर किस तरीके से जो अन्य राज्य हैं, जो मुगल शासक हैं, उनसे किस तरीके से टैकल करना है। और प्लासी और बक्सर के युद्ध में तो हमें इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली थी। तो इन सब कारणों की वजह से ही रॉबर्ट क्लाइव जो है उसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में भी देखा जाता है। तो ये सब जो है आप लोग याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो हूँ वो आप लोगों को मैसूर के युद्ध के बारे में करवाने वाली हूँ। तो आज के वीडियो को हम लोग बस यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रहिए, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों का अगर सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा तो मैं जो हूँ वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की पूरी सीरीज़ कंप्लीट करवाऊँगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।